इट्स 99% कि आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दे सकता हूँ, है कि नहीं? यस सर। तो इसलिए ये कभी मत बोलना कि सर बोले कि मैं ऐसा चीज पढ़ाऊंगा जो किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर, यस सर। लोग देखो, today is the start class of coordinate geometry. In coordinate geometry you have seen many things like distance formula, section formula and area of triangle, collinearities, नहीं? ये सारा चीज आप 10th क्लास में पढ़े हो इस बारे में। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप पढ़ रहे हो, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, तो सबसे पहले किसी स्पेस में किसी पॉइंट को डिनोट करने का तरीका मुझे पता होना चाहिए। इन कार्टेशियन फॉर्म इट इज सेड टू बी एक्स वाई, बट any point is denoted in two forms. One is Cartesian form and other is polar form. Okay, r theta. R is the resultant and theta is the angle. And pointage, if xy, then it means it's x and it's y. Okay, and it's r. So you can say r equals to root over x square plus y square. But these are different. A point can be denoted in the form of in two forms as Cartesian form and polar form. Okay. R is the resultant length and theta is the angle with x-axis in positive direction of means tan theta. You can find out its direction is in anti-clockwise direction. So you can say theta equal tan theta equals to y by x and theta equals to tan inverse 1 y by x। ठीक है बच्चे, आप इसी चीज को कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज किए होंगे। ठीक है, आपको ये भी पता है कि अगर ये मान लो क्वाड्रेंट के रूप में ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। एक मिनट, थोड़ा गलत हो गया। It's x dash. Its origin. So it's first quadrant, second, थर्ड एंड इट्स फोर्थ। है कि नहीं? अब ये जो एक्सिस होते हैं इसको कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस या रेक्टेंगुलर एक्सिस। इसको क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर एक्सिस। लेकिन मान लो ये एक्सिस किसी एंगल से बने हैं, मान लो इसके बीच का एंगल जो है थीटा है। चलो ये नहीं समझ पा रहे हो, ऐसे देखो, एक लाइन ये लिया गया, ये लिया गया, ऐसे भी एंगल हो, ऐसे भी आपका एक्सिस हो सकता है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। इसको कहते हैं ऑब्लिक एक्सिस। ये आपका रेक्टेंगुलर एक्सिस है, ये होता है ऑब्लिक एक्सिस। ठीक है बच्चे, तो दोनों चीज पॉसिबल है और इसी के रिस्पेक्ट में हम पूरा पढ़ते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हो, एंगल कैन बी अप्रोच्ड एज क्या? स्टेरेडियन के बारे में आपने सुना होगा फिजिक्स में, यस सुना कि सर। नहीं? जब ऑब्लिक एंगल्स होंगे, ऑब्लिक एक्सिस होंगे, तब स्टेरेडियन बनता है। लेकिन पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको रेक्टेंगुलर एक्सिस ही पढ़ना है, इसलिए कि ये देख लो एक रेक्टेंगल का शेप लेगा अगर हम इसके हर पॉइंट को पैरेलली बंद कर दे तो, है कि नहीं? अब आपको ये भी पता है कि ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है,
ये माइनस माइनस होता है और ये प्लस माइनस होता है कि नहीं? कॉमा आपको डालना है तो डाल दो, लेकिन ऐसा ही होता है कि नहीं बच्चे? ये है। अब ये भी जानते हो आप कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, है कि नहीं? ये सारा चीज जानते हो। अब हम लोग थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में समझने की कोशिश करें। ये तो समझ गए कि पोलर कोऑर्डिनेट होता क्या है। मैं इस फिगर से आपको दिखाने की कोशिश किया कि एक्स वाई, ये देखो ये कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। और कार्टेशियन प्लेन में आप देख रहे हो कि ये एक्स डिस्टेंस है और ये वाई डिस्टेंस है। लेकिन इसी चीज को अगर पॉइंट एक्स वाई से आप डिनोट कर रहे हो, ये पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में भी कहीं न कहीं रिलेशन है। तो that is why we can say OP is resultant and theta is the angle between x-axis and the resultant in positive direction। ठीक है? इसलिए r equals to आपने लिखा x square plus y square and tan theta is y by x, hence theta equals to tan inverse y by x। है बच्चे? अब देखो Yes, sir. क्या रिलेशन है। ये रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। रिलेशन मैं इससे क्लियर करना चाह रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन polar and Cartesian coordinates, coordinates, ठीक है बच्चे? अब इसमें क्या है कि आपको मैं बताया कि अगर मान लो ये आपका इस तरह से लिया गया है, इस पर कोई पॉइंट एक्स वाई लिया गया है और पेंडिकुलर है, ये थीटा है, निश्चित रूप से ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ से और ये आर है। ये भी आपको पता चल गया इसलिए कि ये आर थीटा है। बताओ यहाँ से अगर कॉस थीटा निकालोगे तो क्या होगा? वो है ए बी, मान लो ए पी कर दो, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए पी। क्या दिख रहा है? अगर कॉस X थीटा y. X निकालते हो, by R. कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या निकलेगा? एक्स बाय आर। इट मीन्स आर इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा, है कि नहीं? और साइन थीटा आप निकाल लो तो क्या निकलेगा? वाई बाय Y आर। by R. हेंस आर, Sir, आर R X by cos theta नहीं हुआ? यही तो दिक्कत है। कॉपी या बोर्ड पर तो अच्छे से पता चलता है, इस पर तो लिखने का ही ट्रबल है। x इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है? और यहाँ से y इक्वल टू क्या हो गया? आर साइन थीटा, ठीक है बच्चों? इट मीन्स ऑर्डिनेट ऑफ p, coordinate of p is what? Coordinate of p you can say r cos theta and r sin theta in polar form, okay? If x and y is given, if x and y is given, then you can find its coordinate as r cos theta, r sin theta in polar form. Clear? बच्चे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes. यस सर। Yes. अब देखो, Yes, sir. जब x इक्वल टू आर कॉस थीटा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो, इसको इक्वेशन सेकंड कर दो थोड़ा देर के लिए। ये पोलर को अब देखना, पूरा कोऑर्डिनेट में इस चीज को यूज करूंगा मैं। आप भी देखोगे, आप भी यूज करोगे, मैं नहीं सिर्फ यूज करूंगा, आप भी यूज करोगे। अब क्या है कि इसको स्क्वायर करके ऐड कर दो, देखो पता चलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मीन्स इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड स्क्वायर। अब क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है कि नहीं? तो बताओ इससे क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या है, आर स्क्वायर है कि नहीं? Yes. Yes. Yes, sir. और इसी को अगर डिवाइड कर देते हो, इसी को डिवाइड कर दो तो देखो इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, आपको मिलेगा y बाय एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा। ठीक है, तो बताओ r और r कैंसिल हो गया, टेन थीटा क्या मिला, टेन थीटा मिल गया y बाय एक्स, है कि नहीं? तो बताओ थीटा क्या हो जाएगा, टेन Then इनवर्स inverse. y बाय एक्स। ठीक है बच्चे, ये मिला। अब इससे ये क्लियर हो गया कि आपको अगर x और y दिया गया है तो आप उससे r और थीटा निकाल सकते हो। एंड इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा, दैट इज पोलर फॉर्म। ओके, Yes, sir. Yes. एनी डाउट? Means you can write it. R theta means what? R means root over x square plus y square. Okay. And theta equals to tan inverse y by x. But one thing we should know, theta, value of theta should lie between minus pi and pi. Value of theta lies between minus pi and pi. Okay. स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो थीटा की वैल्यू है, वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से 2 पाई या फिर माइनस पाई से प्लस पाई? याद आ रहा है आपको? Yes, sir. दो सॉल्यूशन आता था, जनरल सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड Principal. सॉल्यूशन कर दो या प्रिंसिपल सॉल्यूशन कर दो, वो आपका 0 to 2 पाई आता था या फिर माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। ठीक उसी तरह से यहाँ भी थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes. ओके बेटा, सब लोग बोलना, मुझे अच्छा लग रहा है आप सब समझ रहे हो मेरी बात। आगे बढ़े? Yes, sir. Yes. ओके। यस सर। ओहो क्या बात है, बड़ा प्यारा बोला है लास्ट जो बोला है। देखो मुझे थोड़ा सा ये टेक्नोलॉजी को यूज करना उतने अच्छे से नहीं आ रहा है, इसलिए कि मैं पढ़ाऊँ कि फिर मैं आपसे बात करूँ, अगर मैं देख लेता है कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, और मैं ज्यादा समय नहीं खर्च करना चाहता हूँ इस सब चीज में। बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कम्युनिकेट होना चाहिए आप लोगों तक, है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, मुझे ये लगता है कि आप लोग से अगर डायरेक्ट बात करता है तो और आपको अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगना दूसरी चीज है और कंटेंट को आप तक पहुंचाना तीसरी बात हो जाती है। कंटेंट पहुंच जाए, फिर जब ऑफलाइन मिलेंगे तो सब चीज पता चल जाएगा, है कि नहीं? नहीं, हमने सर से पढ़ा था, भले सर का चेहरा नहीं देखा लेकिन मैं सब चीज सीख गया, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इसलिए कभी ये मत सोचना कि सर मुझे नहीं सर्च किए उसको सर्च कर लिए, मैं किसी को सर्च करना भी नहीं चाहता हूँ, बस जो अच्छा कर रहे हो बस अच्छा करते जाना, मुझे खुशी उस चीज से मिलेगी, और जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा आप उस दिन सबसे ज्यादा खुश होंगे, आपके पेरेंट्स उस दिन सबसे ज्यादा खुश होंगे, है कि नहीं? सो आप प्लीज मेरे लिए परेशान मत होना है, आप लोग खुद और पेरेंट्स के बारे में सोचना। ठीक है, अब जैसे देखो मैं इस पर एक एग्जांपल लेता हूँ, अभी तक तो मैं देख रहा था, जैसे क्या है, एग्जांपल ले रहा हूँ, चेंज द कोऑर्डिनेट into Cartesian form, into Cartesian form.
ठीक है, जैसे दे दिया गया है 2, π/3। ठीक है, इसका मतलब है इट मीन्स r = 2 एंड θ = π/3, है कि नहीं? तो बताओ, आपको x की डन सर। वैल्यू चाहिए। x क्या हो रहा है, r cos थीटा, मीन्स क्या होगा 2 cos π/3, that is equals to 2 into cos π/3 value 1/2, that is equals to 1. Y equals to r sin theta, means what, 2 sin π/3। तो अब क्या हो जाएगा 2 into √3/2 मीन्स √3। बताओ ये चेंज हो गया, क्या हो गया 1, √3 हो गया, है कि नहीं? Yes. लेकिन अगर मान लो एंगल अगर -π और +π के बीच नहीं है तो क्या करोगे? एंगल अगर -π और +π के बीच नहीं, जैसे आपसे कहा जाएगा, देखो क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है ना, चेंज इनटू कार्टेशियन फॉर्म, एक मिनट, चेंज इनटू कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द पॉइंट 3, 5π/4। ठीक है बच्चे, अब देखो 3 जो है r = तो राइट है, लेकिन थीटा की वैल्यू अब क्या देख रहे हो, थीटा इज ग्रेटर देन 5π/4, है कि नहीं? अब 5π/4 एंगल को आप थोड़ा सा सर्च करो, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए हो तो ये तो क्लियर हो जाएगा। 5π/4 एंगल जो है कहाँ लाइक कर रहा है, 3, 5π, Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट लाइक कर रहा है, बिल्कुल सही। ये जो एंगल है, ये एंगल आपका क्या कर रहा है 5π, है कि नहीं? लेकिन जब इसको अब इस क्वाड्रेंट में अगर आए हो तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, लिखा जाता है -π + थीटा, है कि नहीं? -π + 5π/4। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो तो ये चीज जरूर पढ़े होंगे। Yes. यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा होता सर है। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा ही नहीं है। अच्छा नहीं पढ़े हो तो सुन लो। फर्स्ट, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो? यस सर। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है थीटा है, वह थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड π/2, है कि नहीं? सेकेंड क्वाड्रेंट आपका π/2 से पाई के बीच लाइक करता है कि नहीं? मतलब इसका जो एंगल होगा वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हो ये होता है -π + थीटा। तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या ली गई है, 5π/4 ली गई है। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हो तो ये सिर्फ -θ को डील करता है। ठीक है बच्चे, समझ रहे हो मेरी बात? ये Yes. -θ को सिर्फ डील कर रहा है। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट यू नो बेटर 5π/4 angle lies in third quadrant, so its principal value will be -π plus theta. It means -4π plus 5π/4, है कि नहीं बच्चे? Yes, sir. Yes, ये क्या हो जाएगा, 5 है। 5/4 हो जाएगा बच्चे। बताओ 5/4 अब इसकी जगह पर पुट करें तो x = वैल्यू आएगी, वो x = वैल्यू क्या आ जाएगी, r cos थीटा, मतलब 3 cos π/4। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें फॉल्ट नजर आ रहा है Third quadrant negative हो जाएगा. तो थर्ड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव होता है।
एंगल तो नेगेटिव होना चाहिए। फाइव, अच्छा देखो हो क्या, देखो एंगल आप लिए हो उसके हिसाब से 0 to 2 पाई के हिसाब से, जबकि आपको लाना है इसको -पाई से +पाई के हिसाब से, है कि नहीं? जब 0 to 2 पाई के हिसाब से लाए हो तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? मान लो थीटा अगर आप कहते हो m, थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा -2 पाई, क्योंकि 0 to 2 पाई के हिसाब से लिया गया है, अदरवाइज 5 पाई आता ही नहीं, है कि नहीं? अब m इक्वल टू, मान लो m ये क्या है, वेयर m इज थीटा, वेयर m इज थीटा, so m equals to 5 पाई/4 -2 theta, sorry 2 pi, so 5 पाई/4 -2 pi means -3 pi/4, ठीक है? या तो 5 पाई/4 को आप पहले चेंज कर लो पाई और पाई के बीच में, तो 2 पाई -पाई/4 हो जाएगा। देखो दो तरीका है, 5 पाई/4 को आप क्या लिख सकते हो, पाई प्लस पाई/4 लिख सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। पाई प्लस, आप ये जान रहे हो कि थीटा की जो वैल्यू होती है ये होती है tan इनवर्स y/x, मतलब tan थीटा के टर्म में है कि नहीं? यस सर। तो जब पाई प्लस पाई, तब देखो 5 पाई/4 को आप क्या लिख सकते हो, 5 पाई/4 को लिख सकते हो पाई प्लस पाई/4। अब 10 पाई प्लस पाई/4 को आप क्या लिखोगे, 10 पाई/4 लिखोगे, है कि नहीं? तो मतलब यहाँ थीटा की जो वैल्यू आ रही है -पाई से +पाई के बीच में, थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, पाई/4 आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब वो थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्योंकि ये भी आपका पाई प्लस पाई/4 मीन्स इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है? अब इस थीटा की जगह पर आप पाई/4 पुट कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा, -पाई प्लस पाई/4, -3 पाई/4 आया कि नहीं? यस समझ रहे हो मेरी बात? सर। या फिर अगर आप 0 से 2 पाई से सर्च करते हो तो डायरेक्ट आप 2 पाई माइनस कर दो तो भी आ जाएगा -3 पाई/4। मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा क्या? तो मतलब क्या होगा कि थीटा की वैल्यू आ गई एज थीटा इक्वल टू -3 पाई/4, है कि नहीं? अब जब थीटा मिल जाएगा, नेक्स्ट पे जाना, नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। अब क्या हो गया, पॉइंट इज 3, -3 पाई/4, है कि नहीं? Which lies between -pi and +pi, okay? Which lies between minus means क्या? It is same as 3, 5 pi/4. Means you can write it in place of this, or you can write it this in place of this. Okay? Now you can find Yes. x equals to what? R cos theta. R cos, आप अगर ये भी पुट कर दो तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा, लेकिन चूंकि क्या है कि थीटा की वैल्यू अपना -पाई से +पाई के बीच है, इसलिए मुझे ये लेना पड़ता है -3 पाई/4, मतलब 3 cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, 3 पाई/4 जाएंगे वहीं 3 cos पाई -पाई/4, है कि नहीं? ये 2 पाई माइनस जो भी लिखना है ये क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, माइनस cos पाई/4, मतलब क्या हो गया, -3/√2, सॉरी हाँ √2, cos पाई/4 1/√2 होता है, तो y कुछ तो क्या हो जाएगा, r sin थीटा, r sin -3 पाई/4, इट मीन्स 3 -3, जो कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 3 पाई/4, ओके?
and you can write it 3 into sine pi minus pi by 4, okay, which is equals to minus 3 sine pi by 4 because it lies in second quadrant, and second quadrant sine is positive, so its value is minus 3 by 4. देखो ये पॉइंट कहाँ लाई किया, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई किया कि नहीं, हाँ सर। और आर थीटा देख लो वो कहाँ लाइक कर रहा है, वो भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाइक कर रहा है, इसलिए अपना आंसर जो है वो सही है। तो प्रॉब्लम नो सर। नो सर। समझ गए सब लोग? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको आपको करना है सॉल्व, ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके से मैं दूंगा। बस ये याद रखना है कि थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, थीटा ही होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस थीटा होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होगा। जैसा कि मैं पिछले देखो फिगर में ये चीज दिखाया हुआ हूँ, जो कहाँ दिखाया जी, देखता हूँ, इसमें भी नहीं लिखा, इसमें लिख दिया हूँ, सॉरी देखो यहाँ ये थीटा है, ये पाई माइनस थीटा, ये माइनस पाई प्लस थीटा, और ये माइनस थीटा है कि नहीं, मैं लिख दिया हूँ ये चीज को, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि थीटा की वैल्यू चारों क्वाड्रेंट में इस तरीके से लाइक करता है, ठीक है, और उसके हिसाब से ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आप लोग कर लो, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा इनटू कार्टेशियन फॉर्म। मतलब क्या है कि आप पॉइंट चेंज करोगे तो अपने आप क्या होगा, वो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, डन सर। डन सर।
Done, sir. हेलो, यस सर। हो गया? यस सर, हो गया। यस सर। Yes, हुआ? sir. क्या आया? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर से बोलो। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। गुड, सही है। देखो आर के बारे में तो आपको पता ही है कि आर स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसके बदले तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर, तो ये भी ठीक है। और कॉस 2 थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके। And you know what is the value of tan theta, okay? So you can write it 1 minus y square by x square. No, tan theta is y by x. So you can write it y square by x square by 1 plus y square by x square, okay? So finally it becomes x square plus y square equals to a square into x square minus y square by x square plus y square, okay? It's the एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगेन आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर लिख सकते हो, इसलिए आप इसको इधर भी ला सकते हो। हालांकि ऐसे भी रहने दोगे तो कोई बात नहीं। बच्चे बात समझ में आई? यस सर। यस सर। Yes. चलिए, अब देखो इसी चीज से डिस्टेंस फॉर्मूला पर हम लोग पहुंचते हैं। आप ये जानते हो इन कार्टेशियन फॉर्म, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एक है x1 y1 और दूसरा है x2 y2, तो आप इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हो, है कि नहीं? दैट इज व्हाट, रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, होता है कि नहीं? लेकिन मान लो जब कोऑर्डिनेट आपका कार्टेशियन होगा तब तो आप इस फॉर्मूला को लगाओगे, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट आपका पोलर होगा तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा और वहां आपका आंसर रॉन्ग होगा, ठीक है? सो इन पोलर फॉर्म, मान लो ये कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट यहाँ है, इसको आपने इससे ज्वाइन कर दिया, एक पॉइंट यहाँ है, इसको आपने मान लो ये P है, ये Q है, इसको ज्वाइन किया आपने, ये इसके साथ क्या कर रहा है, θ1 एंगल बना रहा है और ये इसके साथ θ2 एंगल बना रहा है। तो बताओ ये जो एंगल है ये कितने का होगा, θ2 माइनस θ1। Theta 2 minus theta. अब ये अगर मान लो ये अगर θ2 है तो इसका मतलब है r2 θ2 रहा होगा, और ये θ1 है, मान लो Q है तो ये r1 θ1 रहा होगा, है कि नहीं? इसका मतलब है कि OP जो है ये आपका R2 है और OQ जो है ये आपका R1 है कि नहीं? OQ इक्वल्स टू R1 एंड OP इक्वल्स टू R2, है कि नहीं? तो आपको बताया गया होगा अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो कि cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2b से। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में आपने Yes, sir. पढ़ा होगा। यस सर। जो थीटा के सामने होता है साइड, इसको हम लोग मान लो इसको थोड़ी देर के लिए एक्स कर दो, तो थीटा के सामने जो साइड होता है उसको माइनस किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होती है, θ2 माइनस θ1, है कि नहीं, इक्वल्स टू, मुझे फाइनली एक्स की वैल्यू चाहिए, है कि नहीं?
because it's the distance between PQ in polar form. So cos theta 2 minus theta 1 equals to b square. B square means R2 square plus R1 square minus x square by 2R2 R1 है कि नहीं? बताओ ये इसको क्या लिख सकते हो? 2R1 R2 cos theta 2 minus theta 1 equals to R1 square plus R2 square minus x square. बताओ x square equals to क्या हो जाएगा? R1 square plus R2 square minus 2R1 R2 cos theta 2 minus theta 1 है कि नहीं? तो x इक्वल टू क्या हो गया? रूट ओवर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos. अब थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिखो या थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिखो, कोई बात नहीं, अच्छे समझ में आए? तो डिस्टेंस बिटवीन 2 points in polar form can be found out by this the result. X equals to root over R1 square plus R2 square minus 2 R1 R2 cos theta 2 minus theta 1. I think आप ये चीज फिजिक्स में पढ़े हो, रिजल्टेंट निकालने के लिए Yes, पढ़े हो कि नहीं? sir. यस सर। देखो, ये आज आपको पता चला होगा कि फिजिक्स से मैथ बना है कि मैथ से फिजिक्स बना है। क्या लगता है आपको? मैथ से फिजिक्स बनी है। बिल्कुल सही। तो दोनों तो अलग अलग फील्ड है। नहीं, क्या बात करते हो? न्यूटन में पहले मैथमेटिशियन थे, आपको पता है? यस सर। फादर ऑफ कैलकुलस न्यूटन और लेबनीज को कहा जाता है। फिजिसिस्ट तो बने हैं। जब मैथ्स अगर आपको नहीं आएगा, फिजिक्स आ ही नहीं सकता है, चैलेंज कर देता हूँ मैं आपको। यस सर, यस। मेडिकल में जो भी बच्चे हैं उनका अगर मैथ्स वीक है तो कभी नहीं मेडिकल क्वालिफाई कर सकते हैं, ये याद रखना। अगर उनका, भले वो मैथ्स नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन Yes. अगर उनका मैथ्स वीक है तो कभी मेडिकल क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी लेबोरियस हो। समझे कि नहीं? हालांकि इस बार का रिकॉर्ड तो कुछ उल्टा ही हो गया, छोटा पता नहीं क्या कर रहा है एनसीआई। इतने बच्चों को इतना मार्क्स आ जाना बहुत बड़ी बात है। जानते हो, इस बार के मेडिकल एग्जाम को देख के लगा कि अरे ये बैंकिंग और रेलवे का तो एग्जाम नहीं है। क्वेश्चन उसमें 10th लेवल का पूछा जाता है, अब जो एकदम एक्यूरेसी के साथ बोलेगा, आंसर देगा, वो सिलेक्ट हो गया। अब क्या है कि रेलवे का पूरा पेपर आप भी सॉल्व कर सकते हो, बैंकिंग का सारा पेपर आप भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन होता क्या है, आप कितने कम समय में सॉल्व करते हो वहां वो मैटर करता है। आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है उस पर डिपेंड करता है। मुझे इस बार मेडिकल के पेपर के साथ भी यही नजर आया। अब देखो ना, जो 600 पार किया है उसका रैंक हो जाता है 19,000। बाप रे बाप। 600 प्लस वाले 19,000 पहुंच गए। जबकि एक समय था कि 500 489 इस पर सिलेक्शन हो जाता था, अभी से 4-5 साल पहले तक। अब तो श्योर होना है तो 650 लाना पड़ेगा मेडिकल एंट्रेंस में। बच्चे ये समझ में आ गया? यस सर। चलिए, करेगा यस सही, एक बार और बता क्या दीजिए। चीज ये? यस सर। क्या दिक्कत आ रही है आपको? फिर डिस्कनेक्ट हो गया पड़े था। हो ना? हेलो, यस सर।
यस सर, यस सर। चलिए चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर हम जान रहे हैं तो फिर इसको कर सकते हैं आसानी से। मेनली क्या है कि पोलर फॉर्म में ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने कंसीडर किया r1 थीटा 1 और r2 थीटा 2, ठीक है। तो अगर ये थीटा 2 है, इट मींस sir. इट्स द एंगल बिटवीन ओपी एंड एक्स एक्सिस, और वो दिख रहा है आपको थीटा 2। और अगर ये क्यू पॉइंट r1 थीटा 1 है, मींस एंगल बिटवीन ओ क्यू एंड एक्स एक्सिस, दैट इज थीटा 1। तो रिमेनिंग एंगल मतलब एंगल पी ओ क्यू इज थीटा 2 माइनस थीटा 1। और r2 थीटा 2 है तो ये r2 हो गया, ये r1 हो गया, और इसके बीच के डिस्टेंस को हमने x मान लिया। ये फॉर्मूला आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के तहत पढ़े होंगे, है कि नहीं? यस सर, तो उसको बस यस सर, यूज कर नेपियर। दिया और x की वैल्यू निकाल दी बस। ठीक है बच्चे? हेलो, इसी तरह यस से आप सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल ओके सर। सकते हो। आगे बढ़े आप? यस सर। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आपको पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मान लो 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया गया है, चलिए उससे पहले मैं सेक्शन फॉर्मूला आपको बता दूं, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल में। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड चीजें मुझे बताना जरूरी है। सेक्शन फॉर्मूला में बताया गया है कि मान लो एक लाइन लिया गया है ए और बी, इसको कोई पॉइंट सी जो है डिवाइड कर रहा है m इज टू n के रेशियो में, जो कि a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 and its x2 y2, and coordinate of c which we have to find, that is xy, then you can say x equals to mx2 means m into x2 n into x1 mx2 plus nx1 by n plus n, and y equals to my2 plus my1 by n plus n. Okay, it is section formula. I think there is no need to prove it how it will come, Yes, sir. isn't it? क्या आपको यस सर। इसका प्रूफ चाहिए? नो सर। मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा ही तो इसका काम है, तो वो पूछेगा भी कहीं नहीं, तो प्रूफ में क्या जरूरत है। ये है, इसको कहा जाता है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन ठीक इसी तरह से मान लो कि ए है, ये बी है, और इसको कोई पॉइंट जो है आउटसाइड टच करता है, आउटसाइड इसको m इज टू n रेशियो से डिवाइड करता है, ये m हो गया और ये n हो गया, ऐसा होता है। ठीक है, तो उस स्थिति में मान लो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये xy है। मतलब C पॉइंट जो है, C पॉइंट डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A and B externally, because it's not a point on the real line of AB. That is why you can say, but A, B and C should be collinear. Okay, then only C point can divide the line joining the point A and B. Okay, so you can say x equals to mx2 minus nx1 by m minus n, and y equals to my2 minus my1 by m minus n. ठीक है, it's said to be external division। ठीक है बच्चे, मेनली होता क्या है, if division is external, division
is external, then ratio becomes negative. Ratio becomes negative. Otherwise, otherwise ratio is positive. Is positive. अगर रेशियो पॉजिटिव आपका आ रहा है तो समझ जाओ इंटरनल डिवीजन है, और रेशियो अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप ये समझ जाओ कि क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है बच्चे, इसी से आया आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। और लेकिन ये याद रखना कि मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा सिर्फ और सिर्फ इंटरनल डिवीजन में। एक्सटर्नली 1:1 में कभी ये डिवाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि m:n का पोजीशन आप देखो, जो फिगर में दिया हुआ हूँ उसके हिसाब से आप बताओ कि m:n एक्सटर्नली कभी 1:1 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए आप कहोगे क्या कि मिड पॉइंट फॉर्मूला कैन बी फाउंड बाय यूजिंग इंटरनल डिवीजन ओनली, नॉट बाय एक्सटर्नल डिवीजन। ओके। यस सर। तो आप इससे देखो, इंटरनल डिवीजन से ना m:n जब 1:1 हो जाएगा तो आप कहोगे कि मिड पॉइंट फॉर्मूला है। देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला, when m:n equals to 1:1 इंटरनली, है कि नहीं? मतलब इस लाइन दिया हुआ है ए और बी और इसका मिड पॉइंट सी है, 1 हो गया 1 हो गया, तभी तो बाइसेक्ट करेगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, अगर मान लो सी आपका एक्स वाई है, आप कहोगे एक्स इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। अच्छा, तो यही है। इसी में दूसरा चीज निकल है, if for finding ratio, फॉर फाइंडिंग रेशियो, ये सब आप 10th में पढ़े होंगे। फाइंडिंग रेशियो we should use it as lambda is to 1. If lambda equals to 2/3, then example दे रहा हूँ, lambda is to 1 means 2/3 is to 1, it means 2 is to 3। क्या हमने 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 हो गया वो 3 हो गया। ठीक है बच्चे, अब इसी में एक और चीज है यस। कि मान लो कि 2 पॉइंट्स के ज्वाइन को, x1 y1 और x2 y2 के ज्वाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है m:n के रेशियो में। मान लो ये लाइन ऐसे पास हो गया, ये m पार्ट है, ये n पार्ट है, और इसका इक्वेशन है, इक्वेशन दे दिया है। आप जानते हो 10th से ही कि किसी लाइन का इक्वेशन जो हमेशा लीनियर इन टू वेरिएबल्स होता है कि नहीं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े हो कि नहीं? लाइन का इक्वेशन आपका इस तरीके से दे दिया है, तो मतलब क्या है, इफ लाइन, इसको आप किस तरह से कर सकते हो, इफ ए लाइन ax plus by plus c equals to 0 divides the line joining the points x1 y1 and x2 y2 in the ratio
m is to n, ये m is to n है बच्चे, ठीक है। then m by n equals to what, माइनस ऑफ, अब इस लाइन में एक बार x1 y1 पुट कर दीजिए, एक बार x2 y2 पुट कर दीजिए, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c by ax2 प्लस by2 प्लस c, ठीक है बच्चे। यस सर। ax1 प्लस by1 प्लस c by ax2 प्लस by2 प्लस c, ये है इसका। अगर आप इसको लॉन्ग कट मेथड से जाओगे तो क्या करना होगा, सबसे पहले ये दो पॉइंट जो दिए हुए हैं, इन दो पॉइंट से आपको इक्वेशन निकालना पड़ेगा, मतलब इक्वेशन ऑफ ए बी। मान लो अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पहले इक्वेशन ऑफ ए बी निकालेंगे और इसका इक्वेशन दिया हुआ है, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और जब ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ये दिया है ये दिया है, तो आप फिर रेशियो निकाल लोगे। लेकिन इस फॉर्मूला के थ्रू आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है बच्चे, बात समझ में आई आपको? यस ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह देखो, अब जैसे ये लाइन दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस जगह पर x एक्सिस या y एक्सिस भी तो हो सकता है कि नहीं? अगर x एक्सिस होगा तो आपको ये पता होगा कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, है कि नहीं? यस सर। और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, क्योंकि आप देखो ना कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 लिया जाता है कि नहीं? मान लो ये अगर x एक्सिस है, इस पर कोई भी कोऑर्डिनेट लेते हो तो क्या लिखते हो, x, 0 लिखते हो कि नहीं? तो मतलब क्या है कि y इक्वल टू 0 है। ठीक उसी तरह से ये y एक्सिस है, इस पर कोई पॉइंट लेते हो तो ये लिखा जाता है 0, y, मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 हो गया। ये कहीं भी पॉइंट इस पर ले लोगे तो x हमेशा क्या होगा, 0 ही तो होगा, नहीं होगा? यस सर। हाँ, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इफ x एक्सिस divides the line joining the point x1 y1 and x2 y2 in the ratio m is to n, then what will be the final ratio? ठीक है, that final ratio, if x axis divides it, its ratio will be y1 by y2, and if y axis divides it, its ratio will be minus x1 by x, ठीक है बच्चे? नहीं समझे? चलिए मैं लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। The line joining the point. देखो अभी जो एक्सरसाइज आपका चल रहा है, ये एक्सरसाइज है आपका पॉइंट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं लाऊंगा, पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना पड़ेगा, देन आप स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला समझ पाओगे। आपका 11th बुक जो है वो डायरेक्ट स्टार्ट किया है स्ट्रेट लाइन से, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी मुझे होना चाहिए, अदरवाइज कंपटीशन के रेस में हम पीछे हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, मैं अभी स्ट्रेट लाइन आपको नहीं पढ़ा हूँ, समझ लो कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ पॉइंट, अबाउट पॉइंट। आप देख लो, सबसे पहले मैं आपको बताया पॉइंट को कैसे डिनोट किया जाता है, फिर पॉइंट को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बनाया, फिर इस स्ट्रेट लाइन को अगर कोई डिवाइड कर रहा है थर्ड पॉइंट, तो फिर क्या बन रहा है कि नहीं? तो आपका फाइनल जो पॉइंट है, फाइनल जो चीजें हैं वो यही है। आप अभी पढ़ रहे हो किस बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट। ठीक है बच्चे? हेलो। यस सर। अभी मैं स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप लोग ये मत सोचना कि सर बुक में तो ये सब दिया नहीं है और आप पढ़ा रहे हो झूठ में।
ये सब चीज आप ऑलरेडी 10th में पढ़े हो थोड़ा बहुत, लेकिन उसका डिटेल्स मुझे जानकारी नहीं थी 10th में, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। और इस सब की जरूरत पड़ेगी स्ट्रेट लाइन में। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 which divides the line segment. Sorry. The line joining the points x1 y1 and x2 y2 is divided by, ऐसे लिखो, the line joining the point this and this is divided by, if लगा देते हैं, if the line joining the points x1 y1 and x2 y2 ठीक तो था, is divided by x-axis in the ratio m is to n internally, then m by n equals to what? Minus of y1 by y2. Yeah. Minus of y1 by y2. And y-axis in the ratio minus of x1 by x2. बच्चे समझे कि नहीं इस चीज को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इस पे बेस, ताकि आपको फॉर्मुलेट करना आ जाए। एक ही है, डिटरमाइन द रेशियो, determine the ratio in which y minus x plus 2 equals to 0 divides the line joining the points t minus 1 and 8, 9. Find it. चलिए गुड, सही है। क्या है ये? तो इजी था, मैं बस जस्ट फॉर्मूला दिया था, उसमें आपने पुट किया होगा वो भी। क्या? चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ये तो आप कर लियोगे। m by n इक्वल टू, आप क्या कहोगे आंसर? अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आप लिखोगे m by n इक्वल टू माइनस ऑफ y मीन्स क्या, माइनस 1, माइनस x मीन्स माइनस 3 प्लस 2 by 9 minus 8 plus 2 which is equals to minus 4 plus 2 minus 2, and this one 2 by 1 plus 3, 2, 3. Ratio is 2 is to 3.
चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है तो आपको जानना चाहिए। द लाइन सेगमेंट joining A 6 3, ये 6 3 है, and to B -1 -4 is doubled in length by having its length added to each end. Its length added to each end. Find the coordinates of the new ends. Find the coordinates of the new ends. Okay, बच्चे? Okay, बच्चा? यस सर। क्या आया? सर एक एंड पे 13,7। गलत हो गया बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से देखो, कह रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए टू बी इज डबल्ड, मींस ए बी का लेंथ जो है वो डबल हो रहा है इन बोथ द एंड। समझ रहे हो मेरी बात? जॉइनिंग देखो बीच में 2 लिखा है, यहाँ देखो क्वेश्चन में 2 लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको अकॉर्डिंग आप सोचो तो पता चलेगा।
होगा बच्चे? देखो मैं आपको फिगर से समझाता हूँ तो आप शायद समझ पाओ। यह क्या कह रहा है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A to B is doubled in length by having its length added to each end। जितना इसका लेंथ है उसके डबल से आप दोनों एंड को क्या कर रहे हो, ये कर रहा हूँ। देखो मैं एक फिगर बनाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये एक फिगर है, मान लो ए बी आपको दे दिया था, ए बी दे दिया है, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है, एक 6 3 दे दिया है और एक -1 -4 6 3 -1 -4। ठीक है बच्चे? अब कह रहा है कि इस ए बी की लेंथ क्या है, A to B is doubled in length by having its length added to each end। अब इसका जो लेंथ है उसको डबल कर दिया जा रहा है दोनों एंड पर। ठीक है? एक पॉइंट तो आपका मान लो P आ जाता है और दूसरा पॉइंट मान लो Q आ जाता है। ये भी मुझे पता नहीं है, x1 y1, और ये मान लो x2 y2। ठीक है बच्चे? तो यस मतलब क्या है कि आपको दिया है ए बी इक्वस टू, यहाँ गिवन क्या है, ए बी इक्वस टू 2 AP, ए बी इक्वस टू 2AP। मतलब इतना बड़ा लेंथ है कि ए बी जो है मीन्स बी इज द मिड पॉइंट। ए बी इक्वस टू 2AP का मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर इससे ये पता चला कि ए बी बाय ए पी इज इक्वल टू 2/1, है कि नहीं? अब देखो ये बी जो है एपी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि नहीं? तो आप पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते हो। और फिर दूसरा पार्ट आपको क्या आ गया, दूसरा पार्ट आपको आ गया ए बी बाय बी क्यू। दूसरा पार्ट इसका ये है ए बी बाय बी क्यू, ए बी बाय बी क्यू, ये भी उसी रेशियो में आएगा इक्वल टू 2/1। अब आप इसका कोऑर्डिनेट बताओ मुझे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, याद रखना मुझे कैलकुलेशन से बड़ा डर लगता है। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। मैं डर लगने का मतलब वो मत समझ लेना कि डर तो तुम, लेकिन वही है कि आप करोगे तो आपको समझ में आएगा, मेरा मतलब ये है। होगा बच्चे? अब आंसर गलत नहीं होना चाहिए, मैं सारा चीज आपको बता दिया। आया रेशियो? हेलो बच्चे, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर मुझे तो लग रहा है कोई प्रेजेंट भी है कि नहीं, पता नहीं। ये तो सिंपल है, अब ए बी बाई ए पी तो अभी तुरंत तो बताया, इस हिसाब से निकाल सकते हो। या मैं निकाल दूं?
-1 -4 है तो -1 इक्वल टू आप लिख ही सकते हो। -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2:1 है। AB इज टू AP, AP इज टू AP। अरे ये उल्टा तो नहीं हो गया है जी? AB इक्वल टू 2AP। हेलो। सर अगर हम इस तरह करेंगे तो 3 टाइम्स नहीं आ जाएगी क्यूपी की लेंथ? वही वही मुझे भी लग रहा है, यहाँ होना चाहिए था। वही मैं भी सोच रहा हूँ, अरे ये क्या लिख दिया। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ तो पता चल ब्लंडर है, ब्लंडर। अच्छा एपी बाय एबी होना चाहिए। हाँ, अ, AP बाय AB होना चाहिए। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि AB कैसे इसका डबल हो जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा मिटा के कर देता हूँ, ठीक। मैं देखो बोलना वही चाह रहा हूँ लेकिन वही है, लिखे क्या मतलब हो गया AP बाय AB नहीं। और इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए शायद आप लोग प्रॉब्लम फील कर रहे हैं। AP बाय AB, AP बड़ा है, ऑब्वियस है AP बड़ा है बाय AB इक्वल टू 2:1। नहीं तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर 3/2 होगा ना हाँ। सर? अगर हम 2:1 लेंगे तो जो क्यूपी है ना वो एबी के 3 टाइम्स आएगा। हम्म, यस सर, बीपी भी एबी के इक्वल हो जाएगा, क्यूए भी एबी के यस इक्वल हो सर। जाएगा, 3 टाइम्स हो गए। एक चीज करें ताकि ज्यादा ना मिटाना पड़े ना कुछ हो। और जो और लेकिन सब तो मिटा ही दिए। बट फिर से मैं इसको कर रहा हूँ सॉल्व, कंफ्यूज हो गई। फिर से मैं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भेग हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं? इसलिए नहीं तो भूल जाओ कि मैं क्या लिखा था थोड़ी देर। देखो क्वेश्चन में ये है, देखो क्वेश्चन मेरे पास बुक में लिखा है, मैं उसको पढ़ के मैं डील कर रहा हूँ आपको कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A63 एंड B-14। चलिए एक मिनट। A63 एंड B-34 पर B-1-4। तो मान लो आपका ये A है, ये B है, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। अब थोड़ा क्लियर देखो, A का कोऑर्डिनेट जो दे दिया गया है वो 63 दे दिया गया है, 63। और B का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है -1-4, ठीक है। कह रहा है the length, the line segment joining this to this is doubled in length by having its length added to each end। अब ये लेंथ जो है इतना ऐड किया जा रहा है कि डबल हो रहा है। मान लो इधर आपका P पर पहुंच गया और इधर आपका Q पर पहुंच गया, ठीक है। अब इसको आपने कंसीडर कर लिया x1, y1, और इसको आपने कंसीडर कर लिया x2, y2, ठीक है।
अब क्या है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ए बी, ये ए बी है आपका, ए टू बी इज 2 times AP. A to B is 2 times AP. AB equals to 2AP, as question is saying. According to question, AB equals to 2AP. It means A is inside B and P. Okay. And now you can find the value of x1 and y1. AB by BP, this implies that AB by AP equals to what? 2/1. तो बताओ 6 इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे? 6 ही तो है मिड पॉइंट। ए बी इक्वल्स टू 2AP, ए बी बाय ए पी मीन्स ए बी बाय ए पी। ए बी और हो, ये बात है, इसीलिए गलत हुआ था। आप क्या करो कि 1 ऐड कर दो दोनों तरफ बच्चे, तब देखो क्या आएगा। ये आ जाएगा ए पी प्लस ए बी। अच्छा, इसलिए दिक्कत हो रहा था। बाय ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। और ए पी प्लस ए बी देखो क्या लिख सकते हो, ए पी प्लस ए बी मीन्स हो गया बी पी, है कि नहीं बच्चे? बी पी बाय ए पी Yes, sir. इक्वल टू 3/2। अब आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं, कि बी आपको दे दिया है, ए आपको दे दिया है, आप पी आसानी से निकाल सकते हो। अरे एक क्वेश्चन था, चलिए कोई बात नहीं है, आ गए जगह पर, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सर 3/1 नहीं आया। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, फिर से देखो ये तो, चलो पहले तो इसको 1 को हटा दे। हाँ भाई 3/1, ये भी 1 ठीक है। अब इसके थ्रू तो आप पी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, है कि नहीं? अब आप लिख सकते हो 6 इक्वल टू, क्योंकि बीपी को ए डिवाइड कर रहा है 3:1 के रेशियो, बीपी बाय एपी इक्वल टू 3/1, मतलब इट्स 3 एंड इट्स 1। अभी भी गलत हो रहा है, बीपी तो मतलब पूरा हो गया। आप लोग परेशान हो गए होंगे, क्या करो? अरे सिंपल है, रेशियो नेगेटिव ले लेते हैं, हो जाएगा। 3:1 है ना, अब बीपी 3 है, एपी 1 है, हम एपी को नेगेटिव ले लेते हैं, हो गया। 6 इक्वल टू आप लिख सकते हो 6 इक्वल टू, एपी मतलब हो गया ये पूरा, ये आपका 3 है और ये आपका 1 है रेशियो वाइज। तो 6 इक्वल टू क्या हो गया 2 into x1। ए और बी का तो दिया हुआ है, बीपी बाय, ये बड़ा कंफ्यूज कर रहा है जी। बीपी बाय एपी क्या आ गया 3:1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि पी डिवाइड्स एपी, पी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:3। तो मुझे पी का वैल्यू मिल जाना चाहिए, मतलब 6 इक्वल टू क्या लिखाएगा
यहाँ तो कुछ देना ही नहीं है, ये तो एक्सटर्नल डिवीजन हो गया ना। अरे बच्चे आप लोग समझ रहे हो कि नहीं मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? अगर आप बीपी इज टू एपी निकाल रहे हो, हेलो हेलो हेलो, यस सर। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि जब पी आउटसाइड पॉइंट है तो ये एक्सटर्नल डिवीजन हो गया ना। तो ए बी के बीच में है ये पॉइंट पी, अब बोलेगा नहीं। ए बी के बीच में ये पॉइंट पी नहीं है, और ए बी को डिवाइड कर रहा है ये पी पॉइंट इन द रेशियो 3:1 एक्सटर्नली, है कि नहीं? देख रहे हो, बी से पी, बी पी मीन्स क्या, बी टू पी 3, और ए पी मीन्स 1, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन है कि नहीं? तो डायरेक्ट आप यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं? x1 इक्वल यस टू सर। डायरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यार इतना छोटा चीज हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, है तो बड़ा कुछ भी नहीं है। x1 इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा 1:, सॉरी इधर थोड़ी जाना है, 3:1, हाँ -1 है, -1:1, क्योंकि इधर का रेशियो 1 है, आप इससे इसको लेंगे और इससे इसको लेंगे, तो -1:1 माइनस, चूंकि एक्सटर्नल डिवीजन है, 3 तो आपका ये हो गया इंटू 6, है कि नहीं? y(m-1) मतलब 3-1, ठीक है। और इसी तरह से y1 आपका मिलेगा, y1 क्या मिल जाएगा, -4:1, 4:1 -3:3, 3 × 3/3-1। बच्चे समझ में बात आई? हालांकि देखो इस क्वेश्चन यस को आप सर। इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों सॉल्व कर सकते हो। पिछला बार जो ट्राई किया था वो इंटरनली ट्राई कर रहा था, वो भी सक्सेसफुल है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से क्या हो गया कि ये बी जो है इंटरनल पॉइंट है, आप इसके थ्रू x2 y2 निकाल सकते हो, है कि नहीं? अब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, अगर आप देखो गौर करो, ये आपका 3:1 है, ये 3 है, और ये रेशियो आपका 1 का है, इससे आप क्यूब का भी निकाल सकते हो। समझ रहे बच्चे? यस मतलब सर। क्या आ रहा है, 18 - 1 17/2, और ये आ गया -9 -4 -13/2, तो पॉइंट आ गया, ये किसका आ गया, पी का, पी कोऑर्डिनेट आ गया -17/2, -13, ठीक है। इसी तरह से x2 y2 को आप निकाल सकते हो, कर सकते हो कि नहीं? यस यस सर। हेलो, क्या कोई डाउट है? हेलो, नो सर। ये थोड़ा देखो, सेक्शन फॉर्मूला तक जो शॉर्टकट आपको आज मैं बताया हूँ उसको यूज करना। 1-2 दिन लगेगा मुझे स्ट्रेट लाइन तक पहुंचने में, क्योंकि उससे पहले आपको लोकस तक की चीजें पढ़ानी है। तो आप लोग थोड़ा, क्योंकि आप 11th के अगर बच्चे होते तब तो जानते हो आधा स्ट्रेट लाइन आज ही खत्म कर देता, लेकिन चूंकि एंट्रेंस की तैयारी करना है आपका मोटो, तो ऑब्वियस है आपको समय लगेगा एक एक टॉपिक पर। देखो सेक्शन फॉर्मूला आप कभी नहीं सोचोगे कितना बड़ा सेक्शन फॉर्मूला भी है कि नहीं? समझ रहे हो बच्चे? यस सर। तो इस हिसाब से अभी सेक्शन फॉर्मूला में भी 1-2 चीज बाकी है बताना, कैसे हार्मोनिक कंजुगेट बनता है, कैसे अरिथमेटिक कंजुगेट बनता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताने में इसमें भी। कैसे आप सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू ये बता सकते हो कि ये 3 पॉइंट्स जो है कोलिनियर है, ये सारा चीज भी इसी में आएगा, ठीक है।
लेकिन समय के अभाव के कारण मैं आपको आज के लिए क्लास नहीं फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल्स और जानेंगे, ठीक है बच्चे? तब तक के लिए गुड बाय। सर 19/2 है। हाँ, जो भी हो कैलकुलेशन वाइज जो भी होगा आप देख लेना। आपको समझ में तो आ गई होगी। यस सर। ये कैलकुलेशन देख लेना, थोड़ा कैलकुलेशन वाइज सब लोग वीक होते हैं, ठीक है बच्चे? ओके सर। ओके बेटा, आपको सेक्शन फॉर्मूला तक के क्वेश्चन को करना, अगर आपके पास कोई कंपटीशन का बुक है तो, या उसमें तो होगा ही, मॉड्यूल में तो है क्वेश्चन उस टाइप का, इसलिए उसको सॉल्व करना। और नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को एंड वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। Till now, goodbye.